सन 1658 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह से बीमार पड़ गए। सब लोग ये मानने लगे कि बादशाह की कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। चारों भाई खुद बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन आगरा में शाहजहां ने बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मगर उसके बाकी तीनों बेटों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त हथियाने के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई जंगें हुई और अंत में औरंगजेब सफल रहा। अपने पिता शाहजहां के जीते जी औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया और उनको उनकी मौत तक 12 सालों के लिए कैद में रखा। इसके कारण औरंगजेब को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। हर बादशाह की तरह औरंगजेब को भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। एक बड़ी समस्या तो किसानों और जमींदारों की तरफ से थी। आगरा के आसपास जाट किसान और जमींदार विद्रोह करने लगे थे। इस तरह छोटे बड़े कई रिवॉल्ट साम्राज्य में जगह जगह होने लगे। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पर अब उनके लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। इतने सारे मनसबदारों को सैलरी में बड़ी बड़ी जागीरें देने के लिए राज्य में गांव शहर कम पड़ने लगे थे। जो थे उनसे भी लगान कम ही मिल रही थी। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और तनाव बढ़ने लगा। औरंगजेब कहते थे, मेरी स्थिति एक वैद्य जैसी है जिसके पास एक अनार है और 100 बीमार व्यक्ति हैं। वह उस एक अनार को किस किस को दे। इस सिचुएशन से बचने का एक विकल्प था जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाना। आखिर इसी तरह जागीरदारों की आमदनी बढ़ सकती थी, पर जागीरदारों को इस काम में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनकी जागीरों का तबादला होते रहता था। औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने के लिए एक और ऑप्शन था। वह था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और दूसरे राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लेना। मुगल साम्राज्य के ईस्ट में अहोम राज्य था। यह आज के असम राज्य में था। 1663 में औरंगजेब के एक अमीर मीर जुमला ने अहोम राजा को हराकर उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। मगर कुछ ही सालों में अहोम राजा ने मुगल सेना को अपने राज्य से भगा पाया और फिर से आजाद हो गया। औरंगजेब के समय दक्षिण में 2 इम्पोर्टेंट राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा। इन दोनों राज्यों को सन 1686-87 में औरंगजेब ने हराकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। इस समय मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और विस्तार की चरम सीमा पर पहुंच गया। बीजापुर और गोलकुंडा इतने ताकतवर थे कि सिर्फ सेना के बल पर उन्हें हराया नहीं जा सकता था। दक्षिण के राज्यों को हराने के लिए उन राज्यों के प्रमुख सेनापति व अधिकारियों को ऊंचे पद व जागीरें दी गई। ये अमीर मुगलों के साथ हो गए और इस प्रकार औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा जैसे ताकतवर राज्यों को हरा पाया। अब जितना लगान उन 2 राज्यों से मिलता था, लगभग उतना ही वहां के अमीरों व अन्य नए अमीरों पर खर्च होने लगा। इस प्रकार राज्य जीतकर मुगलों को बहुत फायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागीरों की कमी पड़ती रही। खेती फैलाने की कोशिश और राज्य फैलाने की कोशिश, दोनों ही से जागीरों की कमी की समस्या का हल नहीं निकल पाया। औरंगजेब के समय और उसके बाद भी मुगल अमीरों को देने के लिए जागीरों की कमी पड़ती रही। बादशाह बनने के 21 साल के बाद सन 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। किसानों, व्यापारियों और कारीगरों ने इसका कड़ा विरोध किया। औरंगजेब की नीतियों से उसके बहुत से अमीर भी खुश नहीं थे। वे समय समय पर औरंगजेब को समझाने की कोशिश करते थे कि ये नीति साम्राज्य के हित में नहीं है। उसके दरबार के कई मुसलमान अमीर भी इसकी धार्मिक नीति का समर्थन नहीं करते थे। औरंगजेब के सबसे प्रमुख अमीरों में महाबत खान भी था। उसने बादशाह को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। उसने लिखा था कि औरंगजेब की नीतियां न धर्म के लिए अच्छी हैं और न ही साम्राज्य के लिए। पर औरंगजेब अपनी नीतियों पर अटल रहा। उसके मरने के बाद ही जजिया फिर से हटाया गया। औरंगजेब की नीतियों का क्या कारण हो सकता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह कट्टर था, इसलिए उसने मंदिर तोड़े और जजिया लगाया। पर अगर ऐसा था तो उसने बादशाह बनते ही ये कदम क्यों नहीं उठाया? अपने शासन के 21 साल के बाद ही उसने जजिया क्यों लगाया? इस सवाल पर विचार करने से हम समझ पाते हैं कि औरंगजेब धीरे धीरे कई संकटों से घिरता जा रहा था। जगह जगह विद्रोह, जागीरों की कमी, अमीरों में असंतोष, मराठों से परेशानी, औरंगजेब इन सभी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहा था। इस संकट की स्थिति में औरंगजेब ने कोशिश की कि उसे राज्य के अधिक से अधिक लोगों का समर्थन व सहयोग मिले। उसने मराठों, राजपूतों, मुसलमानों सभी का साथ पाने की कोशिश की। कई राज्य में कई लोग, मौलवी, अमीर व अन्य लोग परंपरावादी मुसलमान थे। राज्य के संकट के समय में उनको अपने साथ करने के लिए औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कदम उठाना तय किया। उसने जजिया लगाया व मंदिर तुड़वाए। पर हिंदू लोगों का समर्थन भी उसे चाहिए था। वह खास तौर से राजपूतों व मराठों को अपने साथ करना चाहता था। उसने बड़ी संख्या में मराठों को अपने शासन में पद दिए। उसने राजपूत अमीरों को भी बहुत तरक्की दी, उन्हें साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद दिए।
राजा जयसिंह और महाराजा जसवंत सिंह उसके सबसे निकट सलाहकारों में से थे। औरंगजेब के शासनकाल में अमीरों में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। अकबर के समय में कुल 22 हिंदू अमीर थे और शाहजहां के समय में कुल 98, जबकि औरंगजेब के समय में कुल 182 हिंदू अमीर थे, जो उसकी धार्मिक नीति के बावजूद उसके साथ रहे। शायद ऐसे ही राजनीतिक कारणों की वजह से औरंगजेब ने कई मंदिरों व मठों को जमीन व पैसे दान किए। उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान के फरमान आज भी देखे जा सकते हैं। मुगल शासन से किसान परेशान थे और जगह जगह विद्रोह करने लगे थे। जमींदार भी अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से बगावत करने लगे थे। इन बगावतों के कारण जागीरदार किसानों से पर्याप्त लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे और उनकी आमदनी कम होने लगी थी। आमदनी कम होते जाने की वजह से जागीरदार कम संख्या में घुड़सवार रखने लगे। जागीरदारों के घुड़सवार कम हो गए तो वे जमींदारों के विद्रोह को दबा नहीं पाए। ये तो उन जागीरदारों की बात है जिनके पास जागीरें थी, लेकिन बहुत सारे अमीरों को जागीर भी नहीं मिल रही थी। अमीर बहुत थे और जागीरें कम, तो सारे अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं बची। बहुत से अमीर इसी कोशिश में लगे रहते कि उन्हें किसी तरह जागीर मिल जाए, और वे भी ऐसी जगह मिले जहां कोई किसानों और जमींदारों का बगावत नहीं है। अच्छी जागीरें पाने के लिए अमीर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक बार अगर जागीर मिल जाए तो जागीरदार कोशिश करते थे कि उस जागीर के किसानों से ज्यादा लगान वसूल किया जाए। उन्होंने लगान के बारे में बादशाह के नियमों और कानूनों का पालन करना छोड़ दिया। आमतौर पर सारे अमीरों का 2-3 सालों में तबादला हो जाता था, साथ ही उनकी जागीरों का भी तबादला हो जाता था। मगर अब जिनका तबादला होता था उन्हें फिर से जागीर मिलने में बहुत समय लग जाता था। इस कारण अमीर ये कोशिश करने लगे कि उनका तबादला ही न हो और वे एक ही जगह रहें। अगर बादशाह उनका तबादला भी कर दे तो वे दूसरी जगह जाने से मना कर देते थे। इस तरह धीरे धीरे अमीर बादशाह के आदेशों की अवहेलना करने लगे। कई सूबेदार अपने अपने सूबों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। इस प्रकार बंगाल, अवध और हैदराबाद के सूबेदार आजाद हो गए। कई जमींदार जिन्होंने विद्रोह किया उन्होंने स्वतंत्र राज्य बनाए। मराठों का अलग राज्य बना। पंजाब के सिखों ने भी स्वतंत्र राज्य बनाए। ये सब सिर्फ नाम के लिए अपने को मुगल बादशाह के अधीन मानते रहे, पर वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। बस दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुगल बादशाह का हुक्म चलता रहा। इस तरह विशाल मुगल साम्राज्य जिस पर एक बादशाह की हुकूमत चलती थी, टूट टूट कर बिखर गया।